हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है ये देखिए। जब भी आप बैंक के पास पैसा लेने के लिए जाएंगे, जब भी हम क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं, देयर आर सम कंडीशंस। ठीक है, आपको उन कंडीशंस को, उन टर्म्स को की नॉलेज होना जरूरी है। तो वो कंडीशंस है, वो टर्म्स क्या है? फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। इन सब चीजों को मिला के बनता है दीज कंप्राइज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर? तो इंटरेस्ट रेट देखिए क्या है। इंटरेस्ट रेट क्या है? जब भी कोई भी बॉरोअर है पैसा लेने के लिए जाता है, उसने लोन लिया, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इंटरेस्ट रेट जो है उसमें एक्स्ट्रा चार्ज होता रहता है। तो इंटरेस्ट रेट पे करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है, नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट उतना का उतना रहेगा। आपको अगर आपने वो लोन यूज किया है, उसके यूज करने के बदले में आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर, चाहे वो लेंडर होगा या बैंक होगा, अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। जितना प्रिंसिपल होगा, सपोज अगर आपने 10,000 का लोन लिया है बैंक से और बैंक आपसे जो है 2% पर मंथ, पर एनम या पर मंथ जो भी है लोन इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो 10,000 का आप लगा लीजिए, 10,000 का 2% अगर 1 मंथ का चार्ज करता है तो कितना बनेगा? 50/3, दैट इज 16.333, नियर अबाउट 16 रुपीज। क्लियर? नियर अबाउट 16 रुपीज। तो 10,000 का 16 रुपीज पर मंथ ऐड होता रहेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो आपने रीपेमेंट द प्रिंसिपल, जब अगर आप 1 महीने के बाद रीपे करते हो तो आपको 10,000 प्लस 16 रुपीज जो है वो पे करना है। और वैसे ही अगर आप मनी लेंडर की बात करते हैं, अगर मनी लेंडर है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मिनिमम 10% चार्ज करते हैं वो। तो 10,000 का 10%, ठीक है, और 1 मंथ का चार्ज करेंगे वो। क्लियर? तो फिर कितना हो जाएगा उसका? 1,000 वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मींस अगर आपने 10,000 1 महीने के लिए लिया तो आपको 11,000 जो है वो पे करना है 1 महीने के बाद। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्लूड हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट में। ये नहीं है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसमें से वो इंटरेस्ट रेट आप लेस करके तो प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर रहे हो, नो। तो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल क्या होगा? अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इज लेंडर में डिमांड कोलैटरल्स अगेंस्ट लोन। कोलैटरल क्या होता है? सिक्योरिटी। व्हाट इज द कोलैटरल? दैट इज द सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। जो बोरोवर के पास होता है वो सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, व्हीकल होता है, लाइफ स्टॉक्स होते हैं, डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। अगर आपने बैंक से या किसी भी लेंडर से, मनी लेंडर से लोन लेना है तो आप, मनी लेंडर किसकी डिमांड करेगा कि आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स हम अपनी ज्वेलरी भी रख देते हैं, अपने घर के जो है जो हमारी रजिस्ट्री होती है हम वो भी रख सकते हैं, ठीक है, एज ए कोलैटरल। और अपनी कोई बिल्डिंग जैसे मैंने बोला है वो सिक्योरिटी रख सकते हैं, लैंड रख सकते हैं, व्हीकल रख सकते हैं। अगर आपके का बिजनेस है, लाइफ स्टॉक भी रख सकते हो आप। एज ए सिक्योरिटी आप दे सकते हो लेंडर को कि वो गारंटी देता है कि लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन रीपेड नहीं होता है तब तक वो कोलैटरल, वो सिक्योरिटी जो है वो लेंडर के पास रहती है। इन एनी केस borrower is unable to pay the amount, then the lender has the right, जो लेंडर होता है, जो आपको पैसा उधार दे रहा होता है, then lender has the right to repay to sell that security and can collect the amount. क्लियर? अगर जैसे लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक लेंडर के किसी काम के नहीं है तो वो क्या करेगा? वो उन्हें सेल कर देगा, उन्हें बेच देगा, देन ही कैन गेट द अमाउंट। समझ में आ गई बात आपको? तो वो जो लेंडर है वो अमाउंट ले सकता है। समझ में आ गई? अगर
किसी भी वजह से बोरोवर अमाउंट पे नहीं कर सकता है, देन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेटरल, उस कोलेटरल को, उस सिक्योरिटी को बेच सकता है एंड कैन गेट द अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इन डॉक्यूमेंटेशन। ये तो हमने सेकंड बात की है कोलेटरल की। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा? जब भी आप बैंक से पैसा लेने जाते हो तो बैंक कोई आपका रिलेटिव तो नहीं होता ना, जो आपको, आप जाओगे बैंक से पैसे मांगोगे और बैंक आपको पैसे दे देगा, नहीं। तो उसके लिए आपको क्या होगा? बैंक आपसे रिक्वायर करेगा, आपका सैलरी स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ आपसे मांगेगा। आपका ये डॉक्यूमेंट जो है आपको बैंक में डिपॉजिट करवाने होते हैं। ठीक है, सपोज आपका बैंक में पहले से अकाउंट चल रहा होगा तो वो बैंक आपसे उसकी स्टेटमेंट मांगता है, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ मांगता है, ठीक है, आपका सैलरी स्टेटमेंट मांगता है ये। उसके बाद आती है आपकी मोड ऑफ रीपेमेंट की। अब आपका मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? आप पैसे किस फॉर्म में पे करना चाहोगे? जैसे आपने बैंक से पैसा लिया तो हो सकता है कि आपने लोन लिया, आप उसको इंस्टॉलमेंट में, आपने उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली हैं। सपोज आपने 2 लाख का लोन लिया है, बैंक उसमें इंटरेस्ट ऐड करके, ठीक है, तो बैंक उसमें सपोज आपने कहा है कि आपकी 10 साल की इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाए, तो बैंक क्या करेगा? उसकी 10 इयर्स का इंटरेस्ट ऐड करके पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट बना देगा। तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो, आप लमसम अमाउंट भी दे सकते हो कि आपने सपोज 2 लाख का लोन लिया है, आप कहोगे कि इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स बना दो, मैं इसकी 4 में जो है उसको लमसम आपको पेमेंट करूंगा। तो विद इंस्टॉलमेंट उसकी 4, विद इंटरेस्ट उसकी 4 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे। आप उसे लमसम कभी 50,000 दे दिए, 60,000 दे दिए, ऐसे करके आप उसको पे कर सकते हो। कैश भी दे सकते हो, गोल्ड भी दे सकते हो, और अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करके, प्रॉपर्टी गिरवी रख के बैंक में, तो भी अपना जो है मोड ऑफ रीपेमेंट आप अपना ऐसे चुका सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हमने इंटरेस्ट रेट भी समझ लिया, कोलैटरल भी समझ लिया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होती है बैंक के पास वो भी हमने देख लिया, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या हो सकता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये था आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, आपके पास ये क्वेश्चन और भी किसी और साइंस में कैसे आ सकता है? हाउ क्रेडिट इज ऑप्ट इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्रेडिट किस टाइप से ऑप्ट किया जाता है और क्या इंटरेस्ट रेट उस केस में चार्ज होता है? क्लियर? हाँ जी। तो देखिए, फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं विलेज का। विलेज में क्या हम लेते हैं? फर्स्ट लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, वो किसी और की लैंड पे काम करते हैं। अब अगर वो किसी और की लैंड पे काम करते हैं, ठीक है, तो क्या उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती है? पैसे की जरूरत तो हर इंसान को होती है, चाहे उसके पास पैसा है तो भी जरूरत है, चाहे नहीं है तो भी पैसे की जरूरत है। क्लियर ना? तो लैंडलेस लेबरर है, उनके पास कोई काम नहीं होता करने को। मींस होल द ईयर ये नहीं है कि वो सारा साल काम करते हैं, नहीं। उनके पास जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, उनके पास अगर किसी और की लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लैंड ओनर है उसकी, किसी और की लैंड पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा कि वो कुछ एक सीजन में ही उन्हें काम मिल पाता है। तो इसलिए नो वर्क बट नीड ऑफ मनी, लेकिन पैसे की जरूरत तो होती है, और सो दे डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर, तो अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब जब वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करते हैं, उन्हें पैसे की भी जरूरत है, तो जब पैसे की जरूरत होती है तो वो एम्प्लॉयर से पैसा लेते हैं, और एम्प्लॉयर क्या चार्ज करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 10,000 अगर वो उधार लेंगे तो 10% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इसके अलावा और टर्म्स ऑफ कंडीशन, अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो चार्ज करेगा ही, इसके साथ साथ और भी उसके साथ कंडीशंस रख देता है, उन्हें और भी कंडीशंस में बाउंड कर देता है, लाइक साइनिंग एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करवाना कि यू विल वर्क ओनली अंडर मी, कि तुम मेरे अंडर ही काम करोगे अगले आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक या 4 साल तक। इस साइड से और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और कंडीशंस में उन्हें बाउंड कर देता है, किन्हें? लैंडलेस लेबरर्स को, जो अपने एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर? एक तो उनके पास कोई काम नहीं होता, नो वर्क बट नीड ऑफ मनी, एंड सो दे डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयर, एंड एम्प्लॉयर चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आल्सो बाउंड some other terms of conditions like signing an agreement, you will work under me for 2 and 3 years. If you will not repay the amount, repay the sum, then your house, ठीक है, I will capture, I will control on your
हाउस, मैं मतलब तुम्हारे घर पे अपना कंट्रोल कर लूंगा। नेक्स्ट इज द स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, दे टेक लोन फ्रॉम द ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स से लोन ले लेते हैं। ट्रेडर्स यानी कि या तो उनसे पैसा ले लेते हैं या उनसे सीड्स ले लेते हैं, इस टाइप से फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, तो उनसे ये क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। अब वो भी क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, लाइक 5% पर मंथ चार्ज करता है, ठीक है। कहीं 10% करते हैं, कहीं 5% करते हैं। तो 5% करते करते वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही उन्हें अपने डेट ट्रैप पे फंसा लेते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल किया था ना स्वप्ना का, ऐसे। और प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप, समटाइम्स क्या करते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उनसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाए, देन यू विल सेल योर क्रॉप ओनली टू मी। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। ये थी स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन। उसके बाद बात करते हैं हम मीडियम लैंड ओनर्स की। जो मीडियम लैंड ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे मे रिसीव लोन फ्रॉम द बैंक। जिनके पास मतलब ज्यादा जमीन नहीं होती है, वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, उन्हें लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, एंड मतलब इनसे बेटर कंडीशन होती है उनकी, एंड फॉर्मल टर्म्स ऑफ कंडीशन, बिकॉज वो बैंक से लोन लेते हैं, सो दे जो बैंक की गाइडलाइंस होती है उसके अंदर जो है वो लोन लेते हैं, तो फॉर्मल टर्म्स ऑफ कंडीशन पे लेते हैं। समझ में आ गई, जो बैंक की गाइडलाइंस होती है उसके अंदर लोन लेते हैं। तो मीडियम लैंड ओनर्स को ये फायदा हो जाता है क्योंकि वो बैंक से लोन लेते हैं, और जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इज अ लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, आप ये देखिए, कुछ जैसे कि अभी है स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम लैंड ओनर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं। चलो मीडियम लैंड ओनर्स तो हो गया कि ये बैंक से लोन ले सकते हैं। जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ एक फार्मर्स मिलके या जो लेडीज होती हैं वो मिलके क्या करती हैं कि सभी की सिचुएशन तो एक जैसी होती है, कंडीशन एक जैसी होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है पैसा वो क्या करते हैं, सेविंग में डालते हैं, और सेविंग में डाल के अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो जब जिसको पैसे की जरूरत होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या करता है, वो लोन ले सकता है, और वो जो लोन लेता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होता, वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि जस्ट किसके लिए होता है कि अपने ही कोऑपरेटिव मेंबर्स की हेल्प के लिए बनाया गया एक ग्रुप होता है, और इन्हीं कोऑपरेटिव मेंबर्स के जो अपने ये फंड रेज करते हैं, उस फंड के बेस पे बैंक से भी जो है हम लोन ले सकते हैं। बैंक को भी वो स्टेटमेंट दिखाई जा सकती है अगर और ज्यादा फंड्स की जरूरत हो तो। समझ में आ गई बात। देन मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। यस, मेंबर जो है वो अपने पैसे से ही जो है रिसोर्सेज मींस पूल देयर रिसोर्सेज मतलब क्या, पैसा इकट्ठा करते हैं अपने ही रिसोर्सेज से। देन दे यूज पूल्ड रिसोर्सेज एज अ कोलैटरल टू रेज फंड्स। अगर बैंक से भी फंड रेज करने हो तो इसे जो यहाँ पे हमने पैसा इकट्ठा किया होता है तो उस ही रिसोर्सेज को, उस पैसे को ही एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी हम बैंक में भी दिखा के वहां से फंड रेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। हमारी कंट्री में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स दोनों ही हैं। क्लियर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो दोनों ही हैं। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या है, देखिए फॉर्मल सेक्टर मींस जब हम लोन कहां से लेते हैं, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स से। लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कम्स अंडर द फॉर्मल सेक्टर। क्लियर, कम्स अंडर फॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो आरबीआई जो है इसे प्रॉपर्ली सुपरवाइज करता है, किसे, द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। आरबीआई जो है इन बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लोन प्रोवाइड करते हैं उन्हें आरबीआई सुपरवाइज करते हैं, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्स टू मेंटेन मिनिमम कैश। यस, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि बैंक जो है मिनिमम कैश जो है अपने पास मेंटेन करके रखता है। हमने उस टाइम भी किया था कि 15% जो है वो अपने पास रखता है, बाकी जो डिपॉजिट्स होते हैं उसे और रिसोर्सेज में क्या कर देता है, वो वहां पे लैंड कर देता है। तो बैंक मिनिमम, अब आरबीआई जो है इस चीज को चेक करता है कि बैंक मिनिमम जो है कैश कितना अपने पास मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, लोन शुड बी गिवन टू ऑल। यस, आरबीआई आल्सो सीज दैट कि बैंक्स गिव लोन्स नॉट ओनली टू द प्रॉफिट making businesses and the traders, but to the small farmers, to the small artisans and the small scale industries and the small
बोरिंग्स, जो स्मॉल बोरर्स होते हैं उन्हें भी देता है कि नहीं देता है। तो इस चीज को भी बैंक क्या करता है, चेक करता है। एंड बैंक ये कहता है, आरबीआई बोलता है कि लोन शुड बी गिवन टू ऑल, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स को ही नहीं दिया जाना चाहिए। लोन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल फार्मर्स को एंड स्मॉल बोरर्स सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट, बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई। यस, बैंक्स जो है जो भी लोन जिस किसी भी बिजनेस को देता है या स्मॉल स्केल फार्मर को देता है, that information must be submitted to RBI, means how much are to be lending to whom, how much, that information must be submitted to RBI because the formal sector credit जो है that is under the government control, गवर्नमेंट के अंडर होता है, जो उसका फंक्शन होता है वो आरबीआई सुपरवाइज करता है। सो तो जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आरबीआई को सबमिट करते हैं कि उन्होंने लोन किसे दिया है, कैसे दिया है, कितना दिया है, ये सब। नेक्स्ट इज द इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल जो गवर्नमेंट के अंडर होता है और इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल लैंडर्स मींस अगर हम पैसा उधार लेते हैं किसी मनी लैंडर से ले लेते हैं, अपने एम्प्लॉयर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से ले लेते हैं, दैट कम्स अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। सो इनफॉर्मल सेक्टर में अब इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी लेस होता है और इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई हो जाता है। क्लियर? जैसे कि अब हमने पीछे स्वप्ना वाला एग्जांपल किया था पिछली वीडियो में, उसमें क्या था, उसने मनी लेंडर से लोन लिया था तो जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस गई थी। तो मनी लेंडर से लोन लिया था क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेंडर देते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेंडर्स ही होती है। नेक्स्ट, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यस, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। हायर, अब एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने, कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर होती है दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं और जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते होता है कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ द इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। कॉस्ट ऑफ द बोरोवर्स लोन इज मच हायर, काफी हायर हो जाती है उसकी कॉस्ट। अगर 10,000 का लोन भी लेता है तो 10% मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एक महीने में 1,000, तो 12 महीनों में 12,000 मीन 10,000 का एक साल में कितना हो जाता है, 22,000, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। एंड हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग का क्या मतलब है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मींस अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर विल गो इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन। समझ में आ गई बात? हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मींस a large part of the earning of the borrower will go in the repayment of the loan, मतलब उसकी अर्निंग का एक लार्ज पार्ट तो उसके रिपेमेंट में चला जाता है। 10,000 के लोन पे अगर 1,000 मंथली आपने रीपे करना है, 10 के 10 तो वहीं खड़े हैं, आपने अगर उसको 1,000 मंथली इंटरेस्ट भी दिया तो एक साल में आपके 12,000 तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा ही पे हो जाएंगे। तो सो हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब क्या है कि आपका लार्ज पार्ट ऑफ योर अर्निंग विल गो इन द रिपेमेंट ऑफ द लोन, ज्यादा तो आपका रिपेमेंट ऑफ लोन में निकल जाता है। देन बैंक्स, हाँ जी, अब उसके बाद देखिए बैंक्स है नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले क्या कहता है ये, अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते क्या होगा, लार्ज पार्ट ऑफ योर अर्निंग विल गो इन द रिपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और द लोन, सो द पर्सन विल बी अंडर द डेट ट्रैप, वो डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। जैसे हमने स्वप्ना का एग्जांपल लिया था, स्वप्ना भी क्या थी, उसने लोन लिया था, उसके बाद उसका जो क्रॉप थी वो क्रॉप वाज हिट बाय द पेस्ट, और जिसकी वजह से उसने क्या किया था, पेस्टिसाइड परचेज करने थे और उसने जो और भी कुछ परचेज करना था, तो जिसके चलते उसने क्या किया, और ज़्यादा लैंड जो लैंडर तो मनी लैंडर्स थे उनसे और ज़्यादा उधार लिया। उधार लेने के बाद क्या हुआ कि उसकी फसल फिर भी अच्छी नहीं हुई, तो उसने और पैसा लिया अगली फसल के लिए, तो डेट ट्रैप में फंसती चली गई। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा, द पर्सन विल बी बाउंड या विल कम अंडर द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में इनके एक तरह से कर्जे में फंसता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड लैंड मोर। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज से पैसा ज्यादा उधार लेना चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारी अर्निंग कम नहीं होती है, दूसरा ये कि इनसे पैसा लिया हुआ
हम क्या होता है, हम सेफ होते हैं। नेक्स्ट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है एंड चीपली होता है, जैसे मैंने अभी बताया। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसलिए मैंने बताया ना, अगर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोग लोन लेते हैं, दैट लोन इज, वो हमें क्या पड़ता है, चीप पड़ता है, ठीक है। दैट लोन इज कम अंडर द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। सो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट में भी क्या होता है, कंट्री की डेवलपमेंट में भी एक तरह से क्रूशियल होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज हमारी अर्निंग्स तो उतनी की उतनी रहती हैं और अर्निंग्स का कुछ एक पार्ट, मतलब कम पार्ट जो है हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, हमारा इंटरेस्ट में जाता है, तो हमारा लेवल जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे अप हो जाता है। तो जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा तो इससे क्या होगा, हम और ज़्यादा क्या करेंगे, और ज़्यादा क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने से क्या होगा, कंट्री की डेवलपमेंट, क्लियर। तो दिस वाज अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड आल्सो द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, लोन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक को फिनिश करेंगे। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।